वायनाड लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। वायनाड में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा क्यों आई? आपने तमाम खबरें तो देख ली, लेकिन अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस व्हाइट बोर्ड के जरिए, इस मैप के जरिए कि आखिरकार वहां की इकोलॉजी क्या कहती है, वहां का भूगर्भ विज्ञान क्या कहता है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुशील बगुड़ा हैं, जो बहुत अच्छे से समझते हैं सब्जेक्ट को, बहुत खुद पर्यावरणविद हैं, खुद पर्यावरण के बहुत बड़े प्रेमी हैं। उनसे बात करते हैं। अक्सर आपने इनकी रिपोर्टिंग भी देखी होगी, अभी हाल ही में उत्तराखंड से लौट कर भी आए हैं। सुशील जी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ऐसी खबरें दिखती रही हैं, ऐसे भूस्खलन, ऐसी लैंडस्लाइड, ऐसे वीडियोस खूब वायरल होते हैं। बहुत सालों के बाद, जहां तक मुझे याद पड़ता है, साउथ से, दक्षिण भारत से ऐसी तस्वीरें दिखी जहां पर इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। बारिश हो रही थी, अतिवृष्टि हो रही थी, बेंगलोर में, चेन्नई में खबरें आ रही थी, लेकिन पूरा का पूरा पहाड़ का दरक जाना, सैकड़ों लोगों का दब जाना, ये क्या है और ये क्यों हुआ? देखिए, इसके लिए सुमित, हमको जो है किसी भी जगह के भूगोल को समझना पड़ता है अगर हमको ये जानना है कि वहाँ लैंडस्लाइड क्यों होती है। हमने हिमालय को देखा, हिमालय का भूगोल हम जानते हैं, काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं और कई नदियाँ वहाँ से निकलती हैं। अगर हम दक्षिण भारत को देखें तो दक्षिण भारत का पठार जो है, ये पूरा का पूरा दक्कन का पठार, ये हिमालय से पहले का बना हुआ है, करोड़ों साल पहले का, हिमालय से भी पहले का, जब हिमालय बनना भी शुरू नहीं हुआ था और जब इंडियन प्लेट टकराई भी नहीं थी एशियन प्लेट से, यूरेशियन प्लेट से, ये तब का है। और इसकी फॉर्मेशन में लावा की बहुत बड़ी भूमिका है, ज़मीन के अंदर से निकलने वाले गर्म लावा की, मैग्मा की बड़ी भूमिका है, जो इसकी टोपोग्राफी को डिसाइड करता है। अब इसमें क्या ख़ास बात है, सबसे ज़्यादा अगर हम दक्कन के पठार में देखेंगे तो इसके वेस्टर्न हिस्से को अगर देखें, ये जो अरब सागर से लगा हुआ इलाका है, इस पूरे इलाके में एक फॉर्मेशन बहुत ही अलग दिखती है, वो है वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट, जो केरल, नीचे केरल से शुरू होकर के ऊपर कर्नाटक, गोवा और फिर महाराष्ट्र और गुजरात तक जाते हैं, और समुद्र के साथ साथ, समुद्र से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक तरह से पहाड़ियाँ हैं ये पूरी, और ये पूरी सीधी ऊपर की तरफ जाती है। और इसकी एक बहुत बड़ी ख़ास बात यह है कि ये बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है, मतलब हिमालय से ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ है, फ्लोरा एंड फौना, मतलब जीव जंतु, वनस्पति यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसीलिए ये हमारी थाती भी है, ये हमारा कोष भी है, जिसको हमें बचाना चाहिए। इसे लेके कई तरह की बातें, कई तरह की चिंताएं समय समय पर होती रही हैं। अब हमको ये जानना है कि ये लैंडस्लाइड यहाँ इतने होते क्यों हैं। अगर आप इस पूरे वेस्टर्न घाट को देखेंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ जो जाता है, तो हमने ये प्रतीकात्मक तौर पर दक्षिण भारत का हिस्सा दिखाया है, जिसमें केरल को भी हमने प्रतीकात्मक तौर पर बनाया है यहाँ पर। इसमें अगर आप देखेंगे, ये पूरा ही हमने वेस्टर्न घाट्स को दिखाने की, शेडेड रीजन में वेस्टर्न घाट्स दिखाने की कोशिश की है। वेस्टर्न घाट ये पहाड़ियाँ हैं जो इस तरह से पूरे साथ हैं। हाँ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि यहाँ पर लैंडस्लाइड क्यों होते हैं। एक तो नदी किसी भी जगह के भूगोल को तय करती है। अगर आप यहाँ वेस्टर्न घाट्स में देखेंगे तो कई नदियाँ हैं जो वेस्ट की तरफ जाती हैं और कई नदियाँ हैं जो ईस्ट की तरफ, जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सारी की सारी जो है ईस्ट की तरफ जाती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। इसलिए इनके पास लंबा रास्ता होता है चलने का। वेस्ट की तरफ जो नदियां जाती हैं, यहाँ से निकलेंगी और यहीं समुद्र में गिरेंगी। यहाँ से अगर 30-50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी पे ही तो नदी निकल रही है और उसको समुद्र में गिरना है, तो वो ज़्यादा स्टीप होगी। तो यहाँ पर लगभग 40 से 41 नदियाँ, जैसे पेरियार है, पंबा, चलकुड़ी, कई सारी नदियाँ हैं जो केरल में यहाँ वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और ये इसके वेस्ट की तरफ जाकर अरब सागर में गिरती हैं। तो उनका रास्ता कम है और उनकी ढाल ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा स्पीड से जाएंगी, तो वो उसी हिसाब से भूगोल को बनाएगी, यानी काटती हुई बढ़ेंगी। तो करोड़ों साल से एक तो उन्होंने इसका भूगोल तय किया है वेस्टर्न घाट्स का। अब आपको समझ में आ गया हो कि लैंडस्लाइड के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट वो है जगह। ऊपर से अगर तेज़ बारिश होती है तो तब उसके कटने की और ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पर ये तो कुदरती कारण है। पिछले कई सालों में, 30-40 साल में, जो मानव जनित कारण है, यानी एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं, वो ज़्यादा हो गए पिछले कई साल में। अब जैसे हर आदमी की कोशिश होती है पहाड़ में घर हो, ऐसा होने लग गया है, पैसा है तो होने लग गया है। तो इस तरफ भी बहुत है, इस तरफ लोग वेस्टर्न घाट्स में घर बनाना चाहते हैं, होटल रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं, वहाँ घूमने जाना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, बहुत घने जंगल हैं, बहुत घने जंगल हैं, बहुत रिच जंगल हैं, बहुत ही सुरम्य जगह है और बहुत फ्लोरा फौना यहाँ पर है। कई तरह के यहाँ पर आपको जानवर मिलेंगे, बाघ से लेकर और हाथियों तक सब। तो जब इस इलाके में बहुत ज़्यादा निर्माण की गतिविधियाँ होंगी, पहले भी होती थी, लोग घर बनाते थे, खेत बनाते थे, लेकिन एक सीमित दायरे में। अब पिछले 30-40 साल में वो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बढ़ने की वजह से ये हुआ है कि नई जगह, कहीं जंगल भी कट रहे हैं,
जंगल नहीं काट पा रहे तो खेतों को काट रहे हैं, स्लोप्स को काट रहे हैं आप कई जगहों पर। अब उन स्लोप्स को काट कर अगर आप कुछ बनाएंगे, अगर किसी भी स्लोप को काटेंगे अगर आप बीच में, चाहे वो सड़क के लिए काट रहे हो, क्योंकि सड़क भी एक बहुत बड़ा निर्माण का काम है और वो यहाँ भी बना है, तो स्लोप डिस्टेबिलाइज होता है उससे। और अगर बहुत तेज़ बारिश होती है तो उसमें उस स्लोप के लैंडस्लाइड के फॉर्म में गिरने की संभावना होती है। जो स्लोप में चट्टानें हैं, मिट्टी, लूज मिट्टी है, उसके गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो यहाँ इसके आसपास, जैसे वायनाड जो एरिया है जहाँ पर ये पूरा हुआ है, वो इसके आसपास है यहाँ पर। लेकिन ये पूरा आप ये देखिए कि भारत के जो 25 सबसे ज़्यादा संवेदनशील ज़िले हैं लैंडस्लाइड के, भूस्खलन के हिसाब से, उसमें 8 अकेले केरल के हैं, उत्तराखंड के नहीं है, हिमाचल के नहीं है, उत्तर पूर्वी राज्यों के नहीं है, अकेले केरल के हैं। तो आप सोचिए कि वो 8 ज़िले इस वेस्टर्न घाट से लगे हुए हैं। ऊपर महाराष्ट्र में भी ये स्थिति है। पुणे में हमने देखा था 2014 कल के दिन 30 जुलाई को 2014 में वहाँ के एक गांव में, मलिन गांव में जो है बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, एक साथ पूरा गांव ढह गया था, क्योंकि वेस्टर्न घाट पर था वो भी। तो इसलिए इन इलाकों में हमको और ज़्यादा सतर्क और संवेदनशील होना चाहिए। अब क्यों, आपने देखा हो इसकी जितनी तस्वीरें आ रही हैं उनमें दिख रहा है लाल मिट्टी सी दिख रही है, हाँ, है ना, लाल मिट्टी दिख रही है। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हिमालय की तरह ऊंची चट्टानें हो, कुछ प्लेन सा भी दिख रहा है, लेकिन स्लोप है, ग्रेडियंट उसका बहुत ज़्यादा नहीं है पर है। अब इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि चट्टानों की फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर हमने इस पूरे इलाके के बताया तो ये इसकी फॉर्मेशन लावा से डिसाइड हुई है। जो आग्नेय चट्टानें हमने पढ़ा है स्कूल में, इग्नियस रॉक्स, वो बनती हैं। इग्नियस रॉक्स का एक फॉर्म होता है चारकोनाइट, जो इस इलाके में डोमिनेट करता है, जो आगे जाके बसाल्ट भी है, जिसमें कई तरह के रॉक फॉर्म है। इधर चारकोनाइट का डोमिनेशन है। चारकोनाइट जो है, अब चट्टानें जो हैं समय के साथ साथ उनके वेदरिंग होती है, यानी टूट फूट होती है। और वेदरिंग कई तरह से होती है, केमिकल वेदरिंग भी होती है, फिजिकल वेदरिंग भी होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होती है। केमिकल वेदरिंग का जैसे एक उदाहरण आप बहुत सामान्य समझेंगे, लोहे पर जंग लगना जी। लोहे को अगर आप खुला छोड़ देंगे तो मॉइस्चर और हवा के संपर्क में आने से कुछ समय बाद वो भुरभुरा होने लगता है, भूरा पड़ने लगता है, टूट जाता है बड़े आसानी से। ये केमिकल वेदरिंग है। उसी तरह से चारकोनाइट्स के साथ भी हुआ है कि समय के साथ, आज नहीं करोड़ों साल से, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, करोड़ों साल से ये जो चट्टान है इसकी केमिकल वेदरिंग हुई, यानी वो हवा पानी के संपर्क में आने के बाद उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है और वो मिट्टी बनती है। मतलब अगर आप एक चट्टान को तोड़ेंगे तो धीरे धीरे अगर उसमें वेदरिंग हो तो फिर उसके ऊपर उस पर बारिश पड़ती है। फिर उसके अलावा जो है इस तरह के अर्थक्वेक आते हैं कई बार, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मतलब आने जाने जानवरों के, या फिर पेड़ों की वजह से, पेड़ों की भी जो जड़ें हैं वो भी जगह बनाती हैं चट्टानों में, तो उससे भी एक वेदरिंग होती है। वो बायोलॉजिकल वेदरिंग आप उसको कह सकते हैं। फिजिकल वेदरिंग जो है, जो मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आया, या जैसे हम ही करते हैं, या बारिश से जो प्रेशर पड़ता है, वो फिजिकल वेदरिंग हुई। तो 3 तरीके से हम देखते हैं कि इन पर इम्पैक्ट पड़ता है चट्टानों पर, और चट्टानें टूटती हैं, भुरभुरी होती हैं, और उससे एक क्रस्ट बनती है उनके ऊपर, जिसको हम सॉयल बोलते हैं। ये क्रस्ट हमने बनाने की, ये सॉयल है। अच्छा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सॉयल है, मिट्टी है इसके ऊपर। अच्छा। तो ये मिट्टी हर जगह, हिमालय में भी इसी तरह से बनती है। हाँ, नीचे उसके सॉलिड रॉक होती है। अब होता क्या है कि जब आप कोई गतिविधि करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने एक खेत बनाने के लिए सड़क, ये जगह काटी, ये हिस्सा आपने काट दिया, तो काटने से क्या होता है कि ये जो पूरा ऊपर का हिस्सा है, ये कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट आपने खत्म कर दिया। अब ये जो सपोर्ट आपने तोड़ा, खत्म किया है, अगर मान लीजिए ऊपर से बहुत हैवी प्रेसिपिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा बारिश अगर आती है, तो क्या करेगी, दबाव बनाएगी, इस पर दबाव बनाएगी, तो यहाँ पर आपको सपोर्ट आपने तोड़ दिया तो ये हिस्सा नीचे जाएगा। ये बहुत सामान्य लैंडस्लाइड का है ना। अब इसमें क्या होता है कि ये जो चारकोनाइट है, इसमें केमिकल वेदरिंग से क्ले बनती है, क्ले का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तभी आप वो देख रहे हैं कि वो सारी की सारी मिट्टी लाल जैसी है, जो क्ले होती है। और क्ले क्या करती है कि काफ़ी होल्ड करती है पानी को, उसका पोर प्रेशर उसके अंदर बढ़ जाता है पानी का, और जब वो एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है, यानी एक लिमिट को क्रॉस करता है, तो वो टूटता है। तो ये जो पूरी की पूरी मिट्टी है, जो चारकोनाइट जिसको हम कहते हैं, उससे बना हुआ सॉयल है, इसमें क्ले की प्रचुरता है। क्ले की प्रचुरता है, उसमें जब पानी पड़ता है तो एक लेवल के बाद, अच्छा, वो पानी क्या करता है, इसके बीच की एक ये आप देख रहे होंगे चट्टान और इसके बीच के एक, इसमें भी पानी जाता है, पोर्स से जाता है, इसमें भी पानी जाता है। तो ये जो पकड़ है मिट्टी की चट्टान के साथ, एक तो वो ढीली होती है, दूसरा आप इसके अंदर प्रेशर, पानी मिट्टी का प्रेशर बढ़ रहा है, तीसरा आप अगर इन हिस्सों को भी कोई सड़क बनाने के लिए, कोई होटल बनाने के लिए, कोई घर बनाने के लिए, बस्ती या खेत बनाने के लिए काटते हैं,
तो फिर ये जो है किसी भी ऐसे हैवी प्रेसिपिटेशन में नीचे की तरफ जाएगी, और नीचे की तरफ जाएगी तो उसको लैंडस्लाइड होंगे।